यशपाल जी ने बम बनाना शुरू किया और जब बम बनाते थे तो जो ये तेज़ाब होता है, तेज़ाब का इस्तेमाल करते थे तो उसमें से पीले रंग का धुआं उठता था, जो कि उनके वस्त्रों पर चिपकने के कारण उनके वस्त्रों को जर्जर बना देता था और उनके वस्त्र थोड़ा सा भी आगे झड़ जाया करते, सारे ख़राब हो जाते थे। तब उन्होंने सोचा कि अब आगे से मैं लंगोट पहनकर ही ये बम बनाने का कार्य करूँगा। तब उन्होंने लंगोट पहन के बम बनाने का कार्य किया और जो धुआं उठता था उनके शरीर पर लगता था, जिसके कारण उनकी जो खाल थी वो ख़राब होनी शुरू हुई, झड़नी शुरू हुई, लेकिन उनको विशेष दर्द नहीं होता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अमित आर्यवर्त में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाया कीजिए, तभी आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय आर्यवर्त। दोस्तों, काफ़ी भाई कमेंट में बोलते हैं कि जय आर्यवर्त क्या है। तो भाई, आर्यवर्त हमारे देश का सर्वप्रथम नाम रहा है, तो इसीलिए मैं हमेशा जय आर्यवर्त बोलता हूँ। जिनको नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ कि स्कूलों में ये चीज़ पढ़ाई भी नहीं जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने देश के महान क्रांतिकारियों के बारे में बताऊँ, कुछ ऐसी विशेष घटना बताऊँगा जिनको सुनकर, जिस घटना को सुनकर आपको पता चलेगा कि कितने कष्ट झेलकर इन व्यक्तियों ने देश की आज़ादी में कितना योगदान दिया, कितनी आग थी, कितनी पीड़ा थी इनके अंदर कि ये देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, देश के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। आप सभी जानते ही हैं, जब जिसको महात्मा नाम जोड़ दिया गया, जो गांधी था, असलियत में यदि उनकी जीवनी पढ़ो पता चलता है कि वो अंग्रेज़ों का ही कुछ षड्यंत्र रहा था उस आदमी को खड़ा करने के लिए। तो जब भी वो आंदोलन करते थे तो क्या होता था, जब वो आंदोलन अपनी रूपरेखा तैयार करके पूरा अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने को होता था, तब वो व्यक्ति उस आंदोलन को वापस खींच लेता था। और अनेकों व्यक्ति जो अपनी नौकरी छोड़कर वहाँ पर आए हैं, अनेकों व्यक्ति, अनेकों महिलाएं, अनेकों बच्चे स्कूल छोड़कर आए हैं, उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया करता था। अनेकों व्यक्तियों की नौकरी छूट जाया करती, बेरोजगार हो जाया करते थे। अनेकों व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया जाता था। अनेकों उनके बच्चे भूखे ही बाहर तड़पते रह जाते थे। ऐसे थे तुम्हारे महात्मा गांधी, जो उन्हें महात्मा गांधी समझते हैं उनको कह रहा हूँ, तुम्हारे महात्मा गांधी, यानी कि जो यहाँ पर उस गांधी को महात्मा समझ के सोचते हैं, तुम्हारे महात्मा गांधी थे, हमारे नहीं थे। तो ऐसे थे तुम्हारे अहिंसावादी महात्मा गांधी। खैर, इस विषय पर कभी और आएंगे। नथुराम गोडसे की किताब पढ़ लेना, गांधीवध क्यों। तो दोस्तों, जब देखा गया क्रांतियों के द्वारा कि ये अहिंसात्मक जो क्रांति है सफल नहीं होने वाली, तब उन्होंने रास्ता चुना, क्यों ना हम अब शस्त्रों की क्रांति करें। और इसी शस्त्रों की क्रांति में हथियार बनाने तो बेहद ज़रूरी थे, और बम जो होते थे ना, बारूद वाले बम बनाने बेहद ज़रूरी हुआ करते थे। तो क्रांतिकारियों ने बम बनाने की पूरी ट्रेनिंग ली। तो इसी सिलसिले में एक महान क्रांतिकारी जी थे जिनका नाम था भगवती प्रसाद। अब उन्होंने बम बनाने चाहे और सोचा कि दिल्ली में यदि हम बम बनाते हैं तो सरकार को जल्दी ही पता लग सकता है, तो क्यों ना दिल्ली से थोड़ा दूर हटके किसी ऐसे छोटे शहर में बम बनाया जाए जहाँ पर कि सरकार इसका भेद जल्दी ना लगा पाए और हम ना अपना बम बनाकर वहाँ से निकल जाएं। दोस्तों, तब उन्होंने रोहतक, जो दिल्ली के पास में पड़ता है, दिल्ली से इतनी दूर भी नहीं है, तो वहाँ पर रोहतक में उनके एक मित्र रहते थे जिनका नाम था लेखराम जी। वो वैद्य थे और युवा थे। तब उनसे उन्होंने संपर्क किया, कहा कि ऐसे ऐसे हमें बम बनाना है और दिल्ली में बना नहीं सकते, तो आप हमारी यहाँ पर सहायता कीजिए, यहाँ पे हमें बताइए कि कहाँ पर क्या ठिकाना है, तो आप हर तरीके से हमारी सहायता कीजिए। तब उनके अंदर भी क्रांति की ज्वाला थी, देश की बेड़ियों को झगड़ते हुए, इन सब कठिनाइयों देखते हुए उनके अंदर भी आग लगी हुई थी कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं पूरी सहायता करूँगा आपकी। तो जो भगवती प्रसाद जी थे, उनके पास में अधिक समय ना होने के कारण, क्योंकि उनके पास में और भी कार्य अलग अलग काफ़ी थे, तो वो उन कार्यों में लगे रहते थे। तो उन्होंने एक वीर क्रांतिकारी, यशपाल उनका नाम था, उनको भेजते हैं रोहतक में। तो यशपाल वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपना सारा साजो सामान लेकर। तो जो वैद्य जी थे, वैद्य जी ने रोहतक में एक खंडरनुमा टूटा फूटा मकान ले लिया और हर जगह प्रचारित कर दिया कि अब हम यहाँ पे भस्म बनाया करेंगे आयुर्वेद की। तो ये प्रचार इसलिए करना पड़ा था कि किसी को कोई शंका ना हो कि भाई यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो वैद्य जी थे तो उन्होंने कहा भाई भस्म बनाएंगे, तो सबने यकीन कर लिया। तो यशपाल वहाँ पहुँच जाता है, बिल्कुल ही ग्रामीण के वेश में रहने लगता है ताकि किसी को शंका ना हो कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा और समझदार है।
तो यशपाल को काफ़ी अच्छे तरीके से बम बनाना आता था। तो कुछ दिनों तक उसने सोचा कि अभी हम बम नहीं बनाते 5 से 6 दिनों तक, ताकि किसी को शंका ना हो। तो उन्होंने 5 से 6 दिनों तक बम नहीं बनाया और यशपाल रोज़ सुबह जाते दुकान पर और वैद्य जी की दुकान पर जाकर वहाँ पर साफ़ सफाई करते, फिर वहाँ पर जड़ी बूटियों को कूटते और यदि कोई व्यक्ति आता जिसको जल की आवश्यकता होती, को जल पीता, तो यशपाल जी वहीं पर आर्य समाज के कुएँ से जल लेकर आते और उस व्यक्ति को पियाते। वहीं पर ही एक स्वामी जी थे आर्य समाज में, तो यशपाल जी की उनसे भी जान पहचान हो जाती है और वो स्वामी जी की भी सेवा करते हैं। सोचिए क्रांतिकारी, मतलब कि उसके अंदर एक भाव कितना था कि वो हर किसी की मदद भी करता था, तो उसकी भी उनकी भी सेवा करते। स्वामी जी की जल आदि की व्यवस्था वो उनकी कर दिया करते, जो भी कुछ उनको चाहिए होता था वो कर दिया करते थे। और जो वैद्य जी थे, वैद्य जी इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते थे कि यशपाल को कोई कष्ट ना हो, भोजन आदि किसी भी प्रकार की उनकी कोई भी समस्या ऐसी ना हो जिससे कि वो जो संकल्प लेकर आए हैं, जो उनको कार्य करना पूरा ना कर पाए। तब यशपाल जी ने बम बनाना शुरू किया और जब बम बनाते थे तो जो ये तेजाब होता है, तेजाब का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें से पीले रंग का धुआं उठता था, जो कि उनके वस्त्रों पर चिपकने के कारण उनके वस्त्रों को जर्जर बना देता था और उनके वस्त्र थोड़ा सा भी झड़ जाया करते, सारे खराब हो जाते थे। तब उन्होंने सोचा कि अब आगे से मैं लंगोट पहनकर ही ये बम बनाने का कार्य करूंगा। तब उन्होंने लंगोट पहन कर बम बनाने का कार्य किया और जो धुआं उठता था उनके शरीर पर लगता था, जिसके कारण उनकी जो खाल थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई, झड़नी शुरू हुई, लेकिन उनको विशेष दर्द नहीं होता था। अब इसके बाद में जो धुआं था, धुएं के कारण उनको सिर में दर्द होना, चक्कर आना, खांसी होना, ये चीज़ उनको रहती थी। सोचिए क्रांतिकारी अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कितनी शारीरिक कष्ट झेल रहा है, लेकिन फिर भी हिल नहीं रहा है। उनके हाथ भी लाल हो जाया करते थे। एक बार ऐसे ही वो वैद्य जी की दुकान में बैठे हुए थे, तो वैद्य जी के एक मित्र आते हैं, तो यशपाल के हाथों को लाल देख के कहते हैं, भाई तुम्हारे ये हाथ इन्हें लाल कैसे हैं? तो यशपाल जी कहते हैं कि ये मैंने मेहंदी लगा ली थी इसीलिए मेरे लाल हैं। तब वैद्य जी कहते हैं मजाक में वहीं पर, ताकि इसको शक ना हो कि देखो मूर्ख को लड़कियों की तरह मेहंदी लगाता फिरता है। तो इस तरीके से वो कई बार कह भी दिया करते ताकि किसी को शंका ना हो। और जब वो बम बनाने के लिए सामग्री को पकाते थे तो उसमें लगभग 4 घंटे लग जाया करते थे और 4 घंटे उसको ठंडा करने के लिए लग जाया करते थे। इतनी कठिनाइयों के बाद में उन्होंने बम बनाकर तैयार किया। एक दिन शहर में जो वैद्य जी थे उनके किसी मित्र ने पुलिस को देखा कि पुलिस कुछ छानबीन कर रही है। तब उन्होंने आके वैद्य जी को बताया कि हाँ पुलिस को मैंने देखा कुछ छानबीन कर रही है पुलिस। तो वैद्य जी सोचते हैं कहीं पुलिस को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। तब वैद्य जी और यशपाल जी दोनों ही ग्रामीण का साधारण वेश धारण करके अपना जो बारूद था, बम जो उन्होंने बना लिया था, उसकी पोटली लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इन्हीं बमों का इस्तेमाल इन वीरों ने वायसराय को मारने के लिए उनकी स्पेशल रेल के नीचे किया था। तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने शारीरिक कष्ट झेलते हुए इस देश को आज़ाद करवाया। लेकिन अफसोस इस देश की गद्दी पर कौन बैठे, इस देश के कर्ता धर्ता कौन बन बैठे जिन्होंने कभी एक लाठी तक नहीं खाई थी अंग्रेज़ों की। मेहनत किसी और ने की लेकिन फल किसी और को मिला। यदि जिन व्यक्तियों ने मेहनत करी उन व्यक्तियों के हाथ में राज सत्ता आती तो इस देश का भविष्य शायद ही कुछ और होता। आज वर्तमान में हम और ही ज़िंदगी जी रहे होते, आज सब कुछ ही अलग होता। काले अंग्रेज आज यहाँ पर हैं जो कि मानसिक औलाद हैं उन अंग्रेज़ों की जो विदेशों में रहते हैं। चले गए वो, लेकिन अपनी मानसिक औलादें यहाँ पर छोड़ गए, जो आज भी इस देश की संस्कृति नफरत करते हैं। और क्या करते हैं आप सभी जानते ही हैं, भारत माता को डैन कह देते हैं संसद में भी, और भारत के टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे, स्कूलों कॉलेजों में इस प्रकार के नारे लगाते हैं वो कीड़े। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, कभी भी आपके सामने देशद्रोही लोग कुछ भी देशद्रोह कार्य करें तो उनका डट कर मुकाबला करें और हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, इतिहास से संबंधित हमारे क्रांतिकारियों की वीर गाथा आपको पता चली है। इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुँचे, और खूब लाइक करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था उसको भी कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, तभी आप देख पाएंगे। तो आप सभी को नमस्ते, जय आर्यवर्त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।